अब बेसिकली स्टार्ट करते हैं हम यूनिट 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस। यूनिट 3, हाँ चैप्टर 1 है, यूनिट 3 है बिजनेस एंड इट्स एनवायरनमेंट। अब कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करते हैं एंड देन फिर हम आगे आज बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ पहले सवाल के ऊपर, एक्सप्लेन व्हाई एनी वन स्टेक होल्डर ग्रुप might want to compare the size of one business with another। यानी कोई भी एक स्टेक होल्डर क्यों बिजनेस के साइज को कंपेयर करने चाहेगा। तो आप कुछ भी बात कर सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट द बैंक, गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, वर्कर्स, सप्लायर्स, हर किसी के अपने ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। वो इन्वेस्टर्स यानी शेयर होल्डर्स की बात आ जाती है, ये पोटेंशियल शेयर होल्डर्स की बात आ जाती है। तो इसके अंदर लिखते हैं सप्लायर्स। ठीक है, लेट्स राइट द आंसर। A supplier may want to a supplier may want to compare a supplier may want to compare the size of the business may want to compare the size of the business so it can be evaluated that which business has a greater capability of purchasing the raw materials while giving credit to them is secure or not यानी टाइम में पेमेंट आ भी जाएगी या डूब जाएगी। एक ये था। तुम मुझसे पूछ रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहे थे। हाँ, वो फिर बैंक देखेगा कि अब मैं बैंक के हिसाब से लूँगा तो बैंक देखेगा कि भाई इनके पास इतना कोलैटरल या सिक्योरिटी है कि मैं इसको लोन दूँ या बिजनेस ए को लोन दूँ या बिजनेस बी को लोन दूँ। गवर्नमेंट कंपेयर करते हुए देखेगा सही कि कौन सा बिजनेस, या अगर ये बड़ा बिजनेस है तो ज़्यादा टैक्स दे रहा है या कम टैक्स दे रहा है, प्रॉपर टैक्स कलेक्शन हो रही है या नहीं हो रही। तो जो स्टेक होल्डर होगा वो अपने हिसाब से देखेगा। गवर्नमेंट तो फिर देखेगी ना कि टैक्स कलेक्शन नहीं हो रही तो गवर्नमेंट ऑडिट करवाएगी। गवर्नमेंट तो टैक्स कलेक्ट करेगी ना, गवर्नमेंट थोड़ी छोड़ेगी टैक्स। बैंक तो फिर कोलैटरल देखेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड देखेगा कि किस बिजनेस का कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा है, किसका लोन ज़्यादा सिक्योर होगा, किसको लोन देना चाहिए। भाई डिपेंड करता है ना, हर बिजनेस के अंदर एक डिफरेंट चीज़ देखी जाएगी। अब नंबर 4 इसको समझ में नहीं आया था इत्मान को, दैट एक्सप्लेन वन वे इन विच मार्केट कैपिटलाइजेशन मेजर ऑफ बिजनेस साइज विल बी अफेक्टेड बाय अ स्टॉक एक्सचेंज क्रैश। लिखते हैं इसका आंसर। इसमें बताऊँ गेम क्या होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए इस्तेमाल होता है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनीज के लिए इस्तेमाल होता है। और इसका तरीकाकार क्या होता है? करंट शेयर प्राइस मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशूड इन द मार्केट। एंड यू आर वेरी वेर अवेयर कि शेयर प्राइस कॉन्स्टेंटली क्या हो रही होती है? फ्लक्चुएट हो रही होती है। और यहाँ पर सिनेरियो क्या बताया है? स्टॉक एक्सचेंज में क्रैश हो गया है। क्रैश मतलब स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल नीचे आ गई है, बहुत सारे पॉइंट्स माइनस हो गए। और आपको एक बात बता दूं, ये एक पॉइंट्स है ना मिलियंस एंड बिलियंस का होता है। जब क्रैश हो जाती है विच मीन सारे शेयर की प्राइसेस नीचे चले जाती हैं, तो आपकी ऑटोमेटिकली कंपनी की वैल्यूएशन फॉल हो जाती है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन इज दैट अकॉर्डिंग टू द शेयर्स इशूड इन द मार्केट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द बिजनेस। तो वन लाइनर लिख भी लो, इसमें 3 मार्क के हिसाब से तो नहीं लेकिन प्रॉपर लिख भी लो, काम आएगा। मार्केट कैपिटलाइजेशन is a business measure in which the current share price of the shares
are multiplied by the total number of shares issued in the market to determine the value and size of the business full stop. The method can only be used for public limited companies the method can only be used for public limited companies. अब आते हैं हम इसके ऊपर. अब ये इनिशियल है ना 3 मार्क के लिए जरूरी नहीं था, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा दिया ताकि आपको पता हो कि होता क्या है. अब लिखते हैं सवाल क्या पूछ रहा है. वन वे कि इस मेजर से मसला क्या आएगा स्टॉक एक्सचेंज क्रैश का. इफ द स्टॉक मार्केट हैज क्रैश्ड which means there is a downward trend in the market, and the shareholders are selling their shares due to uncertainty or any other factor so at that time market capitalization is used. The business will appear to be much smaller than its actual value. तो ड्रॉबैक ये आता है. शुरू वाला जो पार्ट है हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिखा है. 3 मार्क में ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बात क्लियर है? इसके अलावा किसी और पे तकलीफ हुई थी? अच्छा, तो बात करते हैं. यहां पर 5 मार्क का सवाल आ रहा है. एनालाइज वन इफेक्ट ऑन बिजनेस स्टेक होल्डर्स ऑफ हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन का बिजनेस के स्टेक होल्डर्स के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है. 5 मार्क का सवाल है ना, थोड़ा वन लाइन इंट्रोडक्शन दोनों का देंगे. हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन इज when a business takes over or merges with another business in the same industry and at the same level full stop. Stakeholders are individuals or group of individuals
or group of individuals who are who are directly who are directly or indirectly affected affected or interested in the business activity in the business activity full stop. The workers might get affected the workers might get affected as as due to horizontal integration as due to horizontal integration some of them might be made redundant some of them might be made redundant as their services as their services might not be needed as their services might not be needed as the business may have more than one worker for the same job नंबर 10 देखो, ये पूछ रहा है आपसे ऑर्गेनिक ग्रोथ और एक्सटर्नल ग्रोथ। एक्सटर्नल ग्रोथ पहले A2 में होता था, पूरा का पूरा उठ के AS में आया, हमने लिखा भी है, तो लिखते हैं ऑर्गेनिक ग्रोथ is also known as internal growth. Organic growth is also known as internal growth, in which the business with its own resources expands the operations while in external growth the business takes over or merges with a business, takes over or merges with a business। एक में किसी और बिजनेस के साथ टेक ओवर हो जाता है या मर्जर हो जाता है, और एक में अपने ही रिसोर्सेज से हम बिजनेस को एक्सपैंड करते हैं। नंबर 11 देखते हैं क्या बोल रहा है। ना 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 अलग अलग पैराग्राफ्स, कोई मसला नहीं। A fast food business wants to expand using retained earnings to purchase more cafes. Analyze one advantage to the business from this form of growth. अब देखो, a fast food business है, अब wants to expand using retained earnings to purchase more cafes. Cafes I think somewhat the same industry है and somewhat the same level of operation है, ठीक है। तो एनालाइज वन एडवांटेज टू द बिजनेस फ्रॉम दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ। अगर सेम इंडस्ट्री है और सेम ऑपरेशंस हैं तो हम क्या बोलेंगे इसे, क्या है ये, हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन है। क्या है, इंडस्ट्री सेम है, सही है, और क्या है ये, सेम इंडस्ट्री और सेम लेवल है। अच्छा, दूसरी बात हो रही है टू परचेज मोर कैफेज, यानी टेक ओवर की बात हो रही है, खरीद ले किसी और कैफेज को। तो अब अभी क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी एक्सटर्नल ग्रोथ और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ही समझ में आ रही है, तो उसके हिसाब से ये आंसर लिखते हैं।
The growth may be termed as horizontal integration. The growth may be termed as horizontal integration, for which the benefit to the business would be as the size of the operations will be greater the business may purchase more ingredients from the suppliers, resulting in greater bargaining power, and and economies of scale, which may reduce the average cost, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर ये पॉसिबल सेशन को छोटे को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं क्या, ऑब्जेक्टिव्स का चैप्टर। नहीं, यूनिट 1 ही है अभी तक।